नमस्कार। स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास काजर की कोठरी, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। संध्या होने में अभी 2 घंटे की देर है, मगर सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि काली काली घटाओं ने आसमान को चारों तरफ से घेर लिया है। जिधर निगाह दौड़ाइए मजेदार समा नजर आता है, और इसका तो विश्वास भी नहीं होता कि संध्या होने में अभी कुछ कसर है। ऐसे समय में हम अपने श्रोताओं को उस सड़क पर ले चलते हैं जो दरभंगे से सीधे बाजितपुर की तरफ गई है। दरभंगे से लगभग 2 कोस के आगे बढ़कर एक बैलगाड़ी पर 4 नौजवान हैं और हसीन तथा कमसिन लड़कियां धानी, काफुर, प्याजी और फालसाई साड़ियां पहने मुक्तसर गहनों से अपने को सजाए आपस में ठठोलपन करती बाजितपुर की तरफ जा रही हैं। इस गाड़ी के साथ ही साथ पीछे पीछे एक दूसरी गाड़ी भी जा रही है जो उन लड़कियों के सफरदाओं के लिए थी। सफरदा गिनते ही में 10 थे, मगर गाड़ी में 5 से ज्यादा के बैठने की जगह ना थी, इसलिए 5 सफरदा गाड़ी के साथ ही साथ पैदल जा रहे थे। कोई तंबाकू पी रहा था, कोई गांजा मल रहा था, और कोई इस बात की शेखी बखार रहा था कि फलाने मुजरे में हमने वह बजाया कि बड़े बड़े सफरदाओं को मिर्गी आ गई, इत्यादि इत्यादि। कभी कभी पैदल चलने वाले सफरदा गाड़ी पर चढ़ जाते और गाड़ी वाले नीचे उतर जाते। इसी तरह अदल बदल के साथ सफर तय कर रहे थे। मालूम होता है कि थोड़ी दूर पर किसी जिम्मेदार के यहाँ महफिल में इन लोगों को जाना है, क्योंकि सन्नाटे मैदान में सफर करते समय संध्या हो जाने से इन्हें कुछ भय भी नहीं है, और ना इस बात का डर है कि रात हो जाने से चोर चुहाड़ अथवा डाकुओं से कहीं मुठभेड़ ना हो जाए। बैल की किराची गाड़ी चरका तो होती ही है। जब तक पैदल चलने वाला 100 कदम जाए तब तक वह 32 कदम से ज्यादा ना जाती है। बरसात का मौसम, मजेदार बदली छाई हुई। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक हरे हरे धान के खेत दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों पर से पपीहे की आवाज आ रही है। ऐसे समय में एक नहीं बल्कि 4 नौजवान हसीन और मदमाती लड़कियों का शांत रहना असंभव है। इसी से इस समय इन सबों को ची पों करते हुई जाने वाली गाड़ी पर बैठे रहना बुरा मालूम हुआ, और वे सब उतरकर पैदल चलने लगी और बात की बात में गाड़ी से कुछ दूर आगे बढ़ गई। गाड़ी चाहे छूट जाए, मगर सफरदा कब उनका पीछा छोड़ने लगे थे। पैदल वाले सफरदा उनके साथ हुए और हंसते बोलते जाने लगे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद इन्होंने देखा कि सामने एक सवार सर पर घोड़ा फेंके इसी तरफ आ रहा है। जब वे थोड़ी दूर रह गया तो इन लड़कियों को देखकर उसने अपने घोड़े की चाल कम कर दी, और जब उन चारों छबीलों के पास पहुंचा तो घोड़ा रोककर खड़ा हो गया। मालूम होता है कि ये चारों लड़कियां उस आदमी को बखूबी जानती और पहचानती थी, क्योंकि उसे देखते ही वे चारों के चारों हंस पड़ी, और छबीली जो सबसे कमसिन और हसीन थी रिठाई के साथ उसके घोड़े की बाग पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, वाह वाह वाह, तुम भागे कहाँ जा रहे हो बिना तुम्हारे मोती। मोती का नाम लिया ही था कि सवार ने हाथ के इशारे से उसे रोका और कहा, बांधी, तुम्हें हमें बेवकूफ कहे या भोली। इसके बाद उस सवार ने सफरदाओं पर निगाह डाली और हुकूमत के तौर पर कहा, तुम लोग आगे बढ़ो। अब तो श्रोता समझ ही गए होंगे कि उस छबीली यानी लड़की का नाम बांदी था। माफी चाहूंगी, यहाँ पे ये जो शब्द है उसका रूपांतरण मैंने लड़की में कर दिया है, क्योंकि ये जो शब्द है ये मुझे बार बार मतलब पढ़ने में और अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इस शब्द का रूपांतरण यहाँ पे लड़की में कर दिया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और आइए चलते हैं कहानी की तरफ। जिसे डिठाई के साथ सवार के घोड़े की लगाम थाम ली थी और चारों लड़कियों में हसीन और खूबसूरत थी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि बाकी 3 लड़कियों का नाम भी इसी समय बता दिया जाए। हाँ, उस सवार की सूरत
शक्ल का हाल लिख देना बहुत जरूरी है। सवार की अवस्था लगभग 40 वर्ष की होगी। रंग काला, हाथ पैर मजबूत और कसरती जान पड़ते थे। बाल स्याह, छोटे छोटे मगर घुंघराले थे। सर बहुत बड़ा और बनिस्बत आगे की पीछे की तरफ से बहुत चौड़ा था। भौवें घनी और दोनों मिली हुई थी। आंखें छोटी छोटी और भीतर की तरफ कुछ घुसी हुई थी। होंठ मोटे और दांतों की पंक्ति बराबर न थी। मूंछ के बाल घने और ऊपर की तरफ चढ़े हुए थे। आंखों में ऐसी बुरी चमक थी जिसे देखने से डर मालूम होता था, और बुद्धिमान देखने वाला समझ सकता था कि यह आदमी बड़ा ही बदमाश और खोटा है, मगर साथ ही इसके दिलावर और खूंखार भी हैं। जब सफरदा आगे की तरफ बढ़ गए तो सवार ने बांदी से हंस के कहा, तुम्हारी होशियारी जैसे इस समय देखी गई। अगर ऐसी ही बनी रही तो सब काम चौपट करोगी क्या? बांदी, नहीं नहीं, मैं कोई ऐसा शब्द मुंह से ना निकालती जिससे सफरदा लोग कुछ समझ जाते। माफी चाहूंगी। सवार, वाह, मोती का शब्द मुंह से निकल ही चुका था। बांदी, अच्छा ठीक है, मगर। सवार, खैर जो हुआ सो हुआ। अब बहुत संभाल के काम करना है। अब वह जगह बहुत दूर नहीं जहां तुम्हें जाना है। देखो वह बड़ा मकान दिखाई दे रहा है, सड़क के बाईं तरफ। बांदी, ठीक है, मगर ये कहो कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो? सवार, मुझे अभी बहुत काम करना है, मौके पर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। हाँ, एक बात कान में सुन लो। सवार ने झुककर बांदी के कान में कुछ कहा। साथ ही इसके दिल खुश करने वाली एक आवाज भी आई। बांदी ने नरम चपत सवार के गाल पर रख दी। सवार ने फुर्ती से घोड़े को किनारे कर लिया तथा फिर दौड़ाता हुआ जिधर जा रहा था उधर ही को चला गया। अब हम अपने श्रोताओं को एक गांव में ले चलते हैं। यद्यपि यहाँ की आबादी बहुत घनी और लंबी चौड़ी नहीं है, तथापि जितने आदमी इस मौजे में रहते हैं सब प्रसन्न हैं। विशेष करके आज तो सभी खुश मालूम पड़ते हैं, क्योंकि इस मौजे के जिमीदार कल्याण सिंह के लड़के हरनंद सिंह की शादी होने वाली है। जिमीदार के दरवाजे पर बाजे बज रहे हैं और महफिल का सामान हो रहा है। जिमीदार का मकान बहुत बड़ा और पक्का है। जनाना खंड अलग है और मर्दाना मकान अलग है, जिसमें सुंदर सुंदर कई कमरे और कोठरियां हैं। मर्दाने मकान के आगे मैदान है जिसमें शामियाना खड़ा है और महफिल का सामान दुरुस्त हो रहा है। मकान के दाहिनी तरफ एक लंबी लाइन खपड़ैल की है जिसमें कई दलान और कोठरियां हैं। एक दलान और 3 कोठरियों में भंडार है, यानी खाने की चीजों का सामान, और एक दालान तथा 3 कोठरियों में इन लड़कियों का डेरा पड़ा हुआ है जो इस महफिल में नाचने के लिए आई हैं और नाचने का समय निकट आ जाने के कारण अपने को हर तरह से सज धज के दुरुस्त कर रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये लड़कियां बहुत ही हसीन और खूबसूरत हैं, और जिस समय अपना श्रृंगार करके धीरे धीरे चलकर महफिल में आ खड़ी होंगी उस समय नखरे के साथ अधगुली आंखों से जिधर देखेंगी उधर ही चौपट करेंगी। पर फिर भी ये चाहे जो हो, मगर इनका जादू उन्हीं लोगों पर चलेगा जो दिल के कच्चे और भोले भाले होंगे। जो लोग दिल के मजबूत और इनकी करतूतों तथा नकली मोहब्बत के जानने वाले और बनावटी नखरों का हाल अच्छी तरह जानने वाले होंगे, उन बुद्धिमानों के दिल पर इनका असर होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे आदमी जितनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखेंगे उसे उतनी ही बड़ी चुड़ैल समझ के हर तरह से बच रहने का भी उद्योग करेंगे। रात लगभग पहर भर के जा चुकी है। महफिल बारातियों और तमाशबीनों से खचाखच भरी हुई है। जिमीदार का लड़का हरनंद सिंह, जिसकी शादी होने वाली है, कारचोबी काम की मखमली गद्दी के ऊपर गावत किए के सहारे बैठा हुआ है। उसके दोनों बगल जिमीदार लोग जो न्योते में आए हैं कत्तीदार पगड़ी जमाए बैठे हुए हैं और उस लड़की से आंखें मिलाने का उद्योग कर रहे हैं जो महफिल में नाच रही है और जिसका ध्यान बने शब्द गाने के भाव पर ताने पर ज्यादा है। इस समय महफिल में यद्यपि भीड़ भाड़ बहुत है, मगर जिमीदार साहब का पता नहीं है।
जिनके लड़के की शादी होने वाली है। 2 घंटे तक तो लोग चुपचाप बैठे गाना सुनते रहे, मगर इसके बाद जिमीदार कल्याण सिंह के उपस्थित ना होने का कारण जानने के लिए लोगों में कानाफूसी होने लगी और लोग उन्हें बुलाने की नीयत से एकाएकी मकान की तरफ जाने लगे। आधी रात जाते जाते महफिल में खलबली पड़ गई। कल्याण सिंह के ना आने का कारण जब लोगों को मालूम हुआ तो सभी घबरा गए और एकाएक करके उस मकान की तरफ जाने लगे जिसमें कल्याण सिंह रहते थे। अब हम कल्याण सिंह का हाल बयान करते हैं और ये भी सुनाते हैं कि वह अपने मेहमानों से अलग रहने पर क्यों मजबूर हो गए। संध्या के समय जिमीदार कल्याण सिंह भंडार का इंतजाम देखते हुए उस दलान में पहुंचे जिसमें लड़कियों का डेरा था। वे यद्यपि बिगड़ेल अय्याश तो ना थे, मगर जरा मनचले और हंसमुख आदमी जरूर थे। इसलिए इन लड़कियों से भी हंसी दिल लगी की 2 बातें करने लगे। इसी बीच में नाजुक अदा बांदी ने उनके पास आकर अपने हाथ का लगाया हुआ 2 पीड़ा पान का खाने के लिए दिया। ये वही बांदी लड़की थी जिसका हाल हम पहले लिखाए हैं। तो आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे पेज को जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। बने रहिए मेरे पेज पे स्टोरी विद नीति पे।